नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीएम हेमंत सोरेन विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में चल रही इस समीक्षा बैठक में सबसे पहले शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा के अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की रिक्तियों की भी जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के कामकाज की समीक्षा सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं और इस समीक्षा बैठक का दौर मंगलवार तक जारी रहने वाला है। एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन। प्रोजेक्ट भवन में मैराथन बैठक। विभागों के कामकाज की समीक्षा। सरकार बने हुए अभी 2 महीने से भी कम का वक्त बीता है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में है। लगातार मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में कई विभागों की समीक्षा चल रही है। इसी कड़ी में हेमंत सोरेन ने सबसे पहले शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और शिक्षा सचिव एपी सिंह मौजूद रहे। इनके अलावा मुख्य सचिव डीके तिवारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर देने का निर्देश दिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बढ़ोतरी कैसे होगा, इस पर निर्देश दिया गया है। इस पर अगले बैठक में इस समीक्षा का हम लोग फिर से अति करें, कितना हम लोग बढ़ोतरी हुआ, कैसे आगे शिक्षा का ग्रोथ बढ़ सकता है, इस पर बातें हुआ है। शिक्षा विभाग के अलावा उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की भी समीक्षा हुई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने विभाग में हुए राजस्व संग्रह और राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर अधिकारियों से चर्चा की। अवैध शराब की बिक्री रोकने का आदेश देते हुए विभागीय अधिकारियों को छापेमारी दल को और चुस्त करने को कहा। रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं वो अचीव किए जाएं, और जो भी इलीगल लिकर जो लोग भी बनाते हैं, इसका जो ट्रेड करते हैं, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, यही डायरेक्शंस हैं। इस बैठक में अलग अलग विभागों की समीक्षा की गई। कल्याण विभाग, निबंधन विभाग और परिवहन विभाग की भी समीक्षा हुई, जिसके बाद विभागीय मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और चंपई सोरेन ने पहली समीक्षा को काफी दुखद बताया। साथ ही कहा कि इस बैठक में विकास की गति को तेज करने पर चर्चा की गई। फंड है, कितना लोकेशन, क्या करना है, सारी बातें तेज हुई है। हमारा सब दोनों कल्याण और निबंधन हमारा दोनों का हुआ, बाकी और मंत्री जी का साथी हुआ, सब हुआ। कल्याण विभाग और परिवहन विभाग हम लोग समीक्षा किया। सीएम के इस मैराथन बैठक का दौर मंगलवार को भी जारी रहेगा, जिसमें अलग अलग विभागों की समीक्षा की जाएगी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन हर विभाग को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गए हैं। वो चाहते हैं कि जनता को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भुवन किशोर झा और नौशाद की रिपोर्ट। 14 साल बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी के एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। सवाल है कि अगर बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और क्या झारखंड बीजेपी के नेता उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। 17 फरवरी को झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय हो सकता है। 17 को ही 62 साल के बाबूलाल मरांडी की दोबारा बीजेपी में वापसी हो सकती है। इस कयासबाजी की वजह है दिल्ली में शनिवार को बाबूलाल मरांडी की अमित शाह से मुलाकात और रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई, बात भी हो गई, लेकिन विलय पर बाबूलाल मरांडी अब भी खुलकर नहीं बोल रहे। बार बार सवाल करने पर बस इतना कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा मंगलवार को होने वाली पार्टी कार्य समिति की बैठक में होगा। मिलना जुलना तो राजनीति में होते ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। लेकिन हमने कहा कि कल हमारी वर्किंग कमेटी है, तो वर्किंग कमेटी में हमारी कार्यकर्ताओं की जो भी राय होगा, जो विचार होगा, उसके बाद ही आगे की कदमों के बारे में हम बता पाएंगे। बाबूलाल मरांडी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी बीजेपी में भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी कयासबाजी तेज है। सूत्रों की माने तो बाबूलाल मरांडी को 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला, केंद्र सरकार में मंत्री। दूसरा,
झारखंड प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष और तीसरा विकल्प है झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता का पद। संभावना ये भी है कि झारखंड में बीजेपी नेतृत्व पूरी तरह बाबूलाल के हाथ में हो और बाबूलाल का रुतबा भी कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा की तरह हो जाए। हालांकि बीजेपी में बाबूलाल की राह इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि अभी तो बीजेपी में आए भी नहीं और बीजेपी नेताओं ने नसीहत देना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जहां व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। वहां पर छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता सब एक समान है, दायित्व तो अलग अलग है। वैसी स्थिति में यहाँ महत्वाकांक्षा तो चलेगी, अति महत्वाकांक्षा पार्टी के अंदर नहीं चलती और चलनी भी नहीं चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी छोड़ने के इन 14 सालों में जिन नेताओं का कद झारखंड बीजेपी में बढ़ा, वो बाबूलाल की वापसी की कयासबाजी से असहज है और यही वजह है कि सब कुछ तय हो जाने से पहले बाबूलाल मरांडी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेवीएम में जारी उठापटक के बीच विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि एक सप्ताह के बाद उनके अगले सियासी कदम के बारे में सब कुछ साफ हो जाएगा। देवघर में एक कार्यक्रम में प्रदीप यादव ने कहा कि वो झारखंड के हित में फैसला करेंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में जाने के संकेत जरूर दिए हैं। मुझे लगता है कि एक आध सप्ताह आपको रुकना होगा कि हम किस पार्टी में गए हैं, क्या मेरा चोला होगा, क्या मेरा मुखौटा होगा, क्या मेरे हाथ में सिंबल होगा। एक सप्ताह के बाद आपको दिखेगा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो अपने अनुसार निर्णय किए जो उनको बेहतर लगा है। हम अपने अनुसार करेंगे जो हमारे लिए और झारखंड के लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के रिम्स में क्षेत्रीय जरा केंद्र का लोकार्पण किया, जिसमें 30 बेड के इस जरा केंद्र में 60 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए इलाज की खास व्यवस्था होगी। रिम्स का चयन भारत सरकार की ओर से जरा केंद्र के लिए किया गया है और झारखंड में अभी 9% बुजुर्ग हैं जो 2025 तक 12% तक पहुंच सकते हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में सभी को बेहतर स्वास्थ्य देने के साथ ही चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प दोहराया। कि राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जिसको NPHCE के तहत जो है, जो हमारे वृद्ध हैं उनको कैसे स्वास्थ्य लाभ हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र की सीमा बढ़ती है तो बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती हैं। जैसे बुजुर्ग, जब हमारे बुजुर्ग क्या आप तो 45 साल के बाद भी लोग को बहुत सारा शारीरिक बदलाव होता है। तो विशेष करके जैसे ऑर्थो है, आपको ENT का है, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, फिर TB वगैरह होता है। तो बहुत सारी बीमारियों को वृद्ध को एक अलग से विशेष लाभ प्राप्त हो, इसके तहत जो है ये योजना जो है लागू की गई है। इसकी व्यवस्था ऊर्जा विभाग के पूर्व MD राहुल कुमार पुरवार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। राहुल पुरवार 1999 बैच के झारखंड कैडर के IAS अफसर हैं और वे विनय कुमार चौबे की जगह लेने वाले हैं। वर्तमान में राहुल पुरवार पोस्टिंग की प्रत्याशा में थे। हाल ही में राज्य सरकार ने राहुल पुरवार का ट्रांसफर किया था। राज्य सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग को राहुल पुरवार सहित 3 IAS अधिकारियों के नामों की अनुशंसा की थी, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल पुरवार के नाम की स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। माना जा रहा है कि मौजूदा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बन सकते हैं। कल से झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। 28 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बच्चों और शिक्षकों के लिए अपील भी जारी की है। कल से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रश्न पत्र भेजे जा चुके हैं और अब बारी बच्चों की है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस सबसे बड़े इम्तिहान में सुबह की पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी तो दोपहर की पाली में इंटर की परीक्षा। जैक का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न होगी।
सभी जगह क्वेश्चंस भेज दिए गए हैं ट्रेजरी में, आंसर बुक भी भेज दिए गए हैं, रोल सीट, अटेंडेंस सीट, सारा चीज़ भेज दिया गया है। इसलिए अब किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आज तमाम अखबारों के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन और स्कूली शिक्षा मंत्री ने परीक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वो परीक्षा की पवित्रता के साथ साथ झारखंड की गरिमा को बनाए रखें। मैट्रिक में 3,87,021 परीक्षार्थी हैं। इंटर में 2,34,363 परीक्षार्थी हैं। राज्य भर में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 940 केंद्र बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा के लिए राज्य भर में 470 केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की बात करें तो इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में कमी है। इस साल परीक्षार्थियों की संख्या करीब 1,35,000 कम है। पहली पाली की परीक्षा में मैट्रिक के परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो सुबह 9:45 पर शुरू होगी। इसमें 15 मिनट का वक्त प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा का दोपहर 1 बजे समय पूरा होगा। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से इंटर के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनके लिए भी 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, जिसमें 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। राजधानी रांची की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा में 34,080 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इंटर की परीक्षा में 32,960 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रांची में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची में इंटर परीक्षा के लिए 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची जिले के शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से भी कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया गया और बताया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी भी लगाए जा चुके हैं। हम लोगों को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि जैसे बच्चे आए तो उनका कम से कम सर्च कर लें कि कोई बाहरी चीज़ नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रहे, और कमरे में भी जब जाएं तो जो वीक्षक रहेंगे वो भी उनका जांच कर लेंगे। वहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर QR कोड दिया गया है, जिसे बगैर स्कैन के परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जाया जा सकता। असली और नकली छात्रों की पहचान के लिए जैक ने ये विशेष व्यवस्था की है। तैयारियां पूरी होने के बाद अब बारी है छात्रों की, जो अपने करियर के पहले पायदान पर चढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। बोकारो के एक भवन की खबर हम आपको फिर दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। भरोसा उस वक्त भी मिला था, पर जमीन पर किसी तरह की पहल नहीं होने से सवाल हमने एक बार फिर उठाए हैं। बोकारो डीसी ऑफिस और सीएस ऑफिस के बीचों बीच करोड़ों की लागत से बने इस भवन को देखिए, कैसे बेपरवाह सिस्टम की वजह से बदहाल पड़ा है। 5 साल हो गए इस भवन को बनाए हुए। करोड़ों की लागत से इस भवन को बनाने के पीछे मकसद था कि यहाँ ANM की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, पर मकसद अब तक मानो मौन पड़ा है। अभी तक उसमें कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है, तो जब तक पद सृजित नहीं करेंगे और जब तक स्टाफ और टीचिंग स्टाफ, ये लोग सपोर्टिंग स्टाफ का पद सृजित होकर यहाँ नियुक्ति नहीं की जाएगी, जो कि राज्य स्तर पर होगा, तो तब तक ये ANM स्कूल चालू ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यह चालू नहीं हुआ है। समझ गए ना, ANM स्कूल के लिए बिल्डिंग बना दी गई। सालों पहले इस बिल्डिंग को स्वास्थ्य विभाग को भी सौंप दिया गया था, पर ANM ट्रेनिंग सेंटर के लिए अब तक कोई बहाली नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों की बिल्डिंग 5 सालों से खाली है। बिल्डिंग बन गया शराबियों का अड्डा, ट्रेनिंग के सामान भी बर्बाद हो गए। 5 साल में नहीं हुई कोई बहाली। सिविल सर्जन को ऑलरेडी इसके ऊपर प्रतिवेदन की मांग की है और बहुत जल्द हम लोग विभागीय सचिव से जो है इस पर बातचीत करके और इसका निराकरण करेंगे, ताकि सुचारू रूप से जो ANM ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग बन गई है उसमें विभाग उसको टेकअप कर सके और सुचारू रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू किया जा सके। सोते सिस्टम को एक बार फिर हमने जगाने की कोशिश की है। जवाब पहले की तरह इस बार भी सकारात्मक है। अब देखना है कि भवन को अपना मकसद कब मिलता है। ज्ञानेंदु, न्यूज 18 बोकारो।
सभी का बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर को जनहित के लिए सबसे बड़ा हथियार बना रखा है और यही वजह है कि लोग धड़ल्ले से सीएम से शिकायत कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में घाटशिला में एक बुजुर्ग दंपत्ति को जब पेंशन के लिए 11 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ी तो सीएम ने इस पर संज्ञान लिया, जिससे प्रशासन हरकत में आ गया। घाटशिला के इस बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर खुशी लौट आई है। पेंशन के लिए भटकते बुजुर्ग दंपति की करीब 11 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की दास्तां जब सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंची तो उन्होंने इस बुजुर्ग दंपति के प्रति संवेदना जताते हुए तुरंत ट्विटर के जरिए प्रशासन को हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया और व्यवस्था को भी जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया ताकि किसी और बुजुर्ग को पेंशन और हक के लिए पदयात्रा न करनी पड़े। सीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों ने एक ही दिन में प्रखंड कार्यालय से पेंशन की स्वीकृति पत्र को बुजुर्ग दंपति तक पहुंचा दिया है और अब पेंशन का इंतजार है। अरे बुढ़ा गेली की खाबो আমার কেটে দিকে যার বেটা আছে তাকে দিচ্ছে না আমার বিটি আছে আমাকে দিবেন ভালোবাসবে জলদি से আমরাকে পেনশন देना। बता दें कि घाटशिला प्रखंड के पहाड़ी इलाके महेश बूबा गांव की 70 पार माया टुडू और 78 पार पति विश्वनाथ टुडू करीब 1.5 साल से पेंशन से वंचित हैं और 2 दिन पहले पेंशन के लिए गुहार लगाने लाठी के सहारे 11 किलोमीटर पैदल चलकर प्रखंड पहुंचे थे। टुडू दंपति को कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं और जो दामाद इनकी देखरेख के लिए आया था वो खुद बीमार होकर बेड पर पड़ा है। ऐसे में बिना सरकारी मदद के इस परिवार के लिए एक एक दिन काटना पहाड़ के समान हो गया है। जो दामाद जो है जो इन लोग को देखभाल के लिए ले आया गया था, अभी इन लोग को ही उनको देखभाल करने की जरूरत पड़ रही है और अगर पेंशन मिलने में थोड़ा लेट होगी तो फिर इन लोग को पारिवारिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ा जाएगी। टुडू दंपति की हालत पर सीएम के संज्ञान के बाद ग्रामीणों में खुशी है, लेकिन अब भी पेंशन मिलने में 3 महीने लग सकते हैं। फिर भी ग्रामीणों को उम्मीद है कि टुडू दंपति के बाद गांव के बाकी बुजुर्गों को भी उनका हक मिल जाएगा। जो कुछ सरकार ने कदम उठाया सही समझ कर ही उठाया है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। लगभग अभी भी 20-22 उम्रदराज है जिनको पेंशन नहीं मिलता है, जिसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और विधवा बोलने से 10-12 को है जिसका अभी तक पीएम आवास नहीं बना है, ना उसको विधवा पेंशन मिलता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्विटर के जरिए लोगों की कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में घाटशिला के टुडू दंपति की पदयात्रा भी रंग लाई है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट। धनबाद के बाघमारा के चिटाही धाम रामराज मंदिर में पहला वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। आज से यहां 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। महायज्ञ में बीजेपी के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी की अगुवाई में 51,000 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुईं। दामोदर नदी से जल लेकर श्रद्धालु 30 किलोमीटर की पदयात्रा कर चिटाही धाम रामराज मंदिर पहुंचे। कलश शोभा यात्रा में झारखंड की छऊ समेत महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा और बंगाल की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। महायज्ञ का आयोजन अयोध्या से आए पुरोहित और धर्माचार्यों की देखरेख किया जा रहा है। रोज हजारों हजार की संख्या में रोज यहाँ पे लोग आते हैं और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेते हैं। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद जिनको मिलता है उनका हर मनोकामना पूरा होता है। इसी के परिणाम है, इसी के चलते आज दिन प्रतिदिन दिन दुगुनी रात चौगुनी यहाँ पे लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है। वो तो होगा ही, वो तो प्रभु श्री राम जी देख रहे थे कि हर जगह जिस तरह से प्रभु श्री राम जी की आस्था बना हुआ है तो बस लगा हुआ है और अब तो मंदिर भी शुरू हो जाएगी अयोध्या में। अब तो पूरा हमारे देश ही राममय हो जाएंगे। हम लोग अगले साल भी इसी तरह सिख कौम के लोग इस राम मंदिर का जो भव्य कलश यात्रा तेलमच्चो पुल से लेकर चिटाही धाम तक निकलता है, अगले साल भी हम लोग इसी तरह आए थे। आज भी बड़े आनंद के साथ जय श्री राम करते हुए पहुंचे हैं। बहुत आनंद लगता है, एकदम दिल खुश हो जाता है, थकावट दूर हो जा रही है। नागरिकता कानून के समर्थन में चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल सभा हुई और जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरा स्टेडियम भगवा झंडे से पटा रहा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
जगन्नाथ शाही ने कहा कि ये कानून किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सताए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन धर्मावलंबियों को सम्मान दिलाने की कोशिश है। और आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।